अच्छा जी, जाओ पढ़ो तर्जमा, फिर मैंने दसो शायद मैं गलत हूँ। लिखने वाला भी उसका हिसाब किताब करने वाला, लिखने का मतलब हिसाब किताब करने वाला, और उसमें गवाह बनने वाला। हेलो जी। तो हमारा तो काम ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है बस, अल्लाह बचाए। अब कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ हम जॉब करें और वो लोन ना लेता हो, सूद ना देता हो। बाज़ दफा कुछ चीजें अनअवॉइडेबल हो जाती है ना, फिर शरीयत में उसको बस एक्सेप्शन दे देते हैं कि यार चलो जब तक आपको कोई और अच्छा रोजगार नहीं मिलता। बैंक में भी नौकरी की इसीलिए इजाजत है ना, मजबूरी में इजाजत है, फॉर द टाइम। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे थे कल? हम टारगेट कॉस्टिंग पढ़ रहे थे। हम टारगेट कॉस्टिंग पढ़ रहे थे, लेकिन टारगेट कॉस्टिंग से हटके मैंने आपको वेस्टेजेस करवाना शुरू कर दी थी। क्या करवाना शुरू कर दी थी? वेस्टेजेस। कौन कौन सी वेस्टेजेस पड़ी थी बेटा, बताएं जरा। कल कौन सी वेस्टेज पड़ी थी? हाँ, पहली हमने जो पढ़ी थी वो थी फिनिश प्रोडक्ट की वेस्टेज। फिनिश प्रोडक्ट की वेस्टेज। हाँ जी, क्या फॉरवर्ड था इसका बेटा बताओ। आप आई थी कल? तो आपके साथ वाली आप दो सहेलियों की एक जैसी शक्ल है, मुझे पता नहीं चलता केड़ी आई है तो केड़ी नहीं आई जी। तीन है? तीनों एक जैसी? बताओ। अच्छा, तो ठीक है, कोई मसला नहीं, एक्स वाला तरीका भी चलेगा, लेकिन वो एक्स वाला बताओ क्या लिया है। आप कह रही हैं कि आप ऐसे कर रही हैं, टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स इज इक्वल टू गुड यूनिट्स रिक्वायर्ड। अच्छा, हम वैसे ऐसे नहीं करते। चलो आगे। लॉस। हाँ जी, अब आप एक्स किसको रखती हैं? नहीं, एक्स आपने हमेशा इसी को रखना है, हमेशा एक्स इसी को रखना है। गुड यूनिट्स आपको दिए होंगे मिसाल के तौर पर 20,000। नॉर्मल लॉस अब या तो 10% ऑफ एक्स हो सकता है या 10% ऑफ 20,000 हो सकता है। ये आप करेक्शन कर ले, ठीक है। एक्स इसी को रखना है आपने, अगर एक्स वाले तरीके से करना है, ठीक है। एक्स इसको रखें, या ये नॉर्मल लॉस 10% ऑफ एक्स होगा, इनपुट का कहा दो तो, या 10% ऑफ गुड यूनिट्स होगा, क्योंकि इसको शॉर्ट फॉर्म में आउटपुट कहते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में। सही है, ये भी तरीका ठीक है, गलत नहीं है। हर एक का अपना मैथ है ना, मैथ में बहुत से तरीके हैं, ठीक है। आपने कैसे किया कल वाले तरीके से, या आपने भी एक्स वाले तरीके से किया है? वो कुछ परसेंटेजेस वाला तरीका बच्चों को मुश्किल लगता है। गलत नहीं है वैसे, ये हमने वैसे, आपने ऐसे एक लाइन में लिख दिया है, मैंने ये ऊपर नीचे करके रखा था। गुड यूनिट्स, सॉरी। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो वर्किंग जरूरी नहीं, अगर आपने ऐसे भी लिख दिया तो चल जाएगा। ये वाली लाइन ऊपर वाला फॉर्मूला भी जरूरी नहीं है, ये लिखो और बस डायरेक्ट एक्स निकाल दो। बहुत ज्यादा डिटेल्ड वर्किंग भी कॉस्ट में जरूरी नहीं है, बात चीजें। इवन कई बच्चे तो ऐसे कर लेते हैं कि वो x इज इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाय 0.90, बस इतना सा कर देते हैं तब भी ठीक है। यही कर दें काम, ठीक है। चलो, अच्छा वैसे हमने ऐसे नहीं लिखा था, हमने क्या किया था? हमने कहा था इदारे को जितने गुड यूनिट्स चाहिए होते हैं, गुड यूनिट्स रिक्वायर्ड, जिसको हम आउटपुट कहते हैं, प्लस जितने का लॉस है, नॉर्मल लॉस कहते हैं उसको, या रिजेक्शन यूनिट्स कहते हैं, इज इक्वल टू टोटल। जब आप ये वर्किंग कर लेंगे तो मैंने आपको बताया था कि आपको हर जगह टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स लेके आगे चलना है। क्या यूनिट्स लेके चलना है?
टोटल प्रोडक्शन, लेकिन जो सेल प्राइस होगी वो टोटल प्रोडक्शन यूनिट की नहीं होगी, वो गुड सेलेबल यूनिट्स की होगी। तो हमने यहाँ पे परसेंटेजेस लिखी थी और यहाँ पे क्या लिखा था, यूनिट्स। मैंने कहा था अगर लॉस 10% ऑफ इनपुट कहा हो तो 100 किसको रखेंगे, गुड यूनिट्स रिक्वायर्ड दिए होंगे हमें। इनपुट 10 और लॉस 10%, इनपुट 100%, ऊपर वाला कितना होगा, तो ये फिगर आपने निकालनी है। तो 18,000 डिवाइडेड बाय 90% इंटू 100%, बस इतना भी पेपर में कर दें तो नंबर मिल जाएंगे आपको। सिर्फ ये लाइन, ये भी ना लिखे इंग्लिश जो मैंने लिखी है, ये अपने दिमाग में आपने सोचनी है इंग्लिश सारी। तो 18,000 डिवाइडेड बाय 90% इंटू, बस इससे भी नंबर मिल जाते हैं बेटा जी, 20,000। ठीक है, तो ये 20,000 यूनिट्स लेके आपने आगे चलना है। ये हमने कल बात कर ली हुई है 20, हमने अब 18,000 यूनिट ही लेने। जब आपने मटेरियल को इनटू यूनिट्स करना है तो कितने यूनिट्स करना है, टोटल ये 20। दूसरा तरीका था, मैंने कहा था अगर उसने लॉस आपको आउटपुट पर बेस कर दिया, गुड यूनिट्स रिक्वायर्ड जो कि आउटपुट है प्लस नॉर्मल लॉस इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स, इसको इनपुट कहते हैं। हमने कहा था अगर नॉर्मल लॉस उसने 10% ऑफ आउटपुट कह दिया, देन हम क्या करेंगे, आउटपुट को 100% लेंगे और ये 110 होगा। हमें ये आउटपुट दी होती है तो ये हम निकाल सकते हैं। अब हमारे पास 18,000 100% पे पड़ा हुआ है, इसको 110% पे लाना है तो मेरा ख्याल है 19,800 यूनिट्स आ जाएंगे शायद, ऐसे ही है ना। ये यूनिट लेके आप आगे चलेंगे। इन दोनों में से कोई एक तरीका लगेगा, या आउटपुट वाला, या यानी लॉस या इनपुट पे बेस कर रहा होगा, या आउटपुट पे। अगर साइलेंट हो तो आपने किस पे ज्यूम करना है। इसके बाद एक वेस्टेज थी रॉ मटेरियल की वेस्टेज, दूसरी वेस्टेज ये ज्यादातर आती है, ये ज्यादा आती है, फिनिश प्रोडक्ट की ज्यादा नहीं आती, फेमस नहीं है, बताना जरूरी है। और अगर ये सारी आ जाए तो पहले फिनिश प्रोडक्ट की करनी है आपने, ठीक है। तो मटेरियल की वेस्टेज या मटेरियल का भी लॉस आ सकता है, मटेरियल की वेस्टेज या मटेरियल का भी क्या आ सकता है, ये आज हमने पढ़ना शुरू करना है। मटेरियल की वेस्टेज या मटेरियल का लॉस आ सकता है। जितना मटेरियल प्रोडक्ट पे लगता है, सुन ले, जितना मटेरियल, ये जितना कपड़ा एक शलवार कमीज पे लगा है, ये मटेरियल सही लगा है, बाकी जो मटेरियल जाया, कपड़े जाया चला गया, वो हमारा इस पे नजर नहीं आ रहा, नहीं ना नजर आ रहा, जितनी कपड़ा उसने काट के फेंक दिया। तो अब मटेरियल के केस में जितना मटेरियल प्रोडक्ट बनाने पे लगता है, मटेरियल रिक्वायर्ड ऑन ईच कंप्लीट यूनिट, एक मुकम्मल यूनिट बनाने पे जितना मटेरियल चाहिए होता है, इसको कहते हैं आउटपुट मटेरियल। क्या कहते हैं उसको, आउटपुट। एक मुकम्मल यूनिट बनाने पे जितना मटेरियल चाहिए होता है, इसको क्या कहते हैं, आउटपुट। प्लस मटेरियल का लॉस, इंग्लिश चेंज होगी, बाकी कैलकुलेशन सेम वैसी रहेगी। मटेरियल का लॉस, तो ये आ जाता है टोटल मटेरियल परचेज्ड एंड यूज्ड, ये आ जाता है टोटल मटेरियल परचेज एंड यूज्ड। इधर यहाँ पे परसेंटेज लिखते हैं और इधर मटेरियल की क्वांटिटी केजी लीटर पर यूनिट लिखते हैं। कॉस्ट भी लिख सकते हैं लेकिन मैं क्वांटिटी लिखता हूँ, मटेरियल के केजी लीटर पर यूनिट। अगर मैं आपसे कहूं कि एक शलवार कमीज 5 मीटर कपड़े से बनती है, एक पूरा सूट कितने से बनता है, और जाया कुछ नहीं होता, तो आप कितने खरीदेंगे कपड़े को। अगर आपका जाया ना होता हो, 5 मीटर शलवार कमीज पे लगना है, बताओ अगर जाया ना होता हो तो आप कितना परचेज करेंगे। डेफिनेटली आप कहेंगे सर 5 मीटर ही। अगर मैं कहूँ 5 मीटर शलवार कमीज पे लगता है लेकिन आधा मीटर कटिंग कुटिंग में जाया हो जाता है, तो फिर तो आप दुकानदार से 5.5 मीटर लाएंगे, कटिंग होगी, आपका सूट 5 मीटर से बन जाएगा। तो याद रखें, ये जो ऊपर वाला मटेरियल रिक्वायर्ड होता है एक यूनिट पे, ये कम होता है, लेकिन जो ये मटेरियल यूज होता है टोटल बेसिस शामिल करके इनपुट, ये ज्यादा होती है।
अब उसने आपको ये दिया होगा, मिसाल के तौर पर ये 1.8 kg उसने कहा होगा, इंग्लिश में लिखा होगा ईच कंप्लीट यूनिट, ये फिक्रा ईच कंप्लीट यूनिट का लफ्ज लिखा होगा। क्या लिखा होगा? ईच कंप्लीट यूनिट वुड रिक्वायर। तो जितना मटेरियल एक मुकम्मल यूनिट पे लगता है वो जाया नहीं हो रहा, वो लग रहा है, जाया होने वाला उसके अलावा होगा। इधर भी आपको लॉस इसी तरह दे सकता है 10% ऑफ इनपुट। जी आप बताएं आप कैसे करेंगे, परसेंटेजेस लिखेंगे। लॉस 10% है, 100% किसको लेंगे? आउटपुट कितनी होगी, यानी जितना मटेरियल प्रोडक्ट पे लगता है वो 90%। तो ये क्या आता है? 1.8 kg डिवाइडेड बाय 90% इंटू 100%, 2 kg पर यूनिट, और वेस्टेज 0.2 kg की शामिल होगी। अब हमें सवाल में ये लेके चलना है। मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था कि मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट कैसे आती है। हाँ जी, मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट कैसे आती है? मटेरियल की प्राइस पर केजी अगर मिसाल के तौर पर हो, तो इनटू मटेरियल की जो रिक्वायर्ड केजीज हैं। अब मैं पता है कि कौन से वाले केजी लिखूंगा, इधर ऊपर वाली वर्किंग की बेस पे मुझे बताएं कौन से केजी लिखेंगे। यहाँ पे 1.8 केजी नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो जो वो 0.2 केजी है वो भी पैसों का आता है, वो मुफ्त नहीं आता। ऐसा अगर आपने यहाँ पे लिख दिया ना 1.8 केजी, तो आप पता क्या समझ रहे हैं कि हमें खरीदना तो 2 केजी पड़ेगा, लेकिन 0.2 केजी वाला सस्ता मुफ्त आएगा। बाकी 1.8 केजी के पैसे, हालांकि हमें पैसे पूरे के पड़ेंगे। एक्चुअली हम कॉस्ट निकाल रहे हैं ना, तो बेटा आपको कॉस्ट पूरे 2 केजी की पड़ेगी। तो इदारे को यहाँ पे कितने केजी लेना पड़ेगा? 2 केजी इंटू, अगर 50 रुपए पर केजी मटीरियल है, तो अगर आपने 50 रुपए इंटू 1.8 केजी कर दिया, तो इसका मतलब है आप एज्यूम कर रहे हैं कि आपका मटेरियल जो 90 रुपए का आ रहा है, बाकी 10 रुपए की कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे। ये नहीं ट्रीटमेंट सही। अगर ये आउटपुट पे बेस कर रहा हो फिर कैसे होगा? इसी सवाल को अगर मैं आउटपुट पे बेस कर दूं, इसी एग्जांपल को आउटपुट पे, सेम यही डाटा हो लेकिन आउटपुट पे हो। मटेरियल रिक्वायर्ड ऑन ईच कंप्लीट यूनिट, जी मटेरियल रिक्वायर्ड ऑन ईच कंप्लीट यूनिट 1.8 था, प्लस मटेरियल का लॉस। अब 10% ऑफ आउटपुट दे देता हूं। 10% ऑफ क्या दे देता हूं? टोटल मटेरियल परचेज्ड एंड यूज्ड। जी बताएं जी। तो ये 10% होगा, ये मेरा ख्याल है क्या होगा, 100 ये होगा। तो आप कैलकुलेशन बस इतनी शो करेंगे पेपर में, 1.8 केजी, जी 1.98 ले। अब ये 1.98 लेके चलेंगे सोल्यूशन में। एग्जामिनर आपको खाली ये इनपुट आउटपुट से नहीं घुमाता, बल्कि ये जो मटेरियल रिक्वायर्ड नहीं है पर यूनिट पे, इसके कई नाम है। मैंने अभी एक नाम लिखा हुआ है साथ, जो प्रोडक्ट पे लगने वाला मटेरियल है उसको क्या कहते हैं? आउटपुट मटेरियल भी कहते हैं। आउटपुट मटेरियल का मतलब है वो मटेरियल जो प्रोडक्ट पे लगता है। इसी को नेट मटेरियल भी कहते हैं, नेट मटेरियल। इसी को मटेरियल यील्ड भी कहते हैं, यील्ड आउटपुट को कहते हैं, कि जितना मटेरियल प्रोडक्ट पे लगा। इसी आउटपुट मटेरियल के ये नाम है, नेट मटेरियल, यील्ड। ये वाला जो था इसका एक और नाम है बस, ग्रॉस मटेरियल।
एक नाम तो इनपुट था ना, एक नाम मटेरियल परचेज एंड यूज है, तो ग्रॉस मटेरियल। तुम आते नहीं हो इधर, फिरते होते हो, कल भी तुम इधर फिर रहे थे। किधर? मैं पकड़ के बताऊंगा आज तुम्हें। ये कॉरिडोर में खड़े थे किसी सर के साथ, किसी टीचर के साथ। मैंने कहा खलोता रहने दो बच्चों। अच्छा चलो, तुम आते नहीं शहजादे। तुमने फीस नहीं दी इस दफा? बड़े पैसे हैं, बड़े पैसे। अच्छा चलो आ जाओ। ये मटेरियल की वेस्टेज थी, दोनों हमें दोनों में से कोई एक आ सकती है पॉसिबिलिटी। या 2 kg होगा या 1.98 kg होगा। हाँ जी, ये एक एग्जांपल लिखें और करें। एक्स लिमिटेड नॉर्मली मैन्युफैक्चर्स या X Limited manufactures and sells product gamma. Monthly sales demand 9,000 units. Monthly sales demand is 9,000 units. It is expected that 10% of input will be rejected at the time of final inspection. हाँ जी, कितने परसेंट रिजेक्शन है? 10%. Other information is as follows. Each complete unit of gamma would require 3 point बल्कि कैलकुलेटर दिखाना था। हाँ जी, would require 2 meter of material X and will be purchased at a price of 25 rupees per meter. हाँ जी, 20% of input material will waste during
प्रोडक्शन प्रोसेस 20% आपका इनपुट जाया हो जाएगी। दूसरा, ईच कंप्लीट यूनिट ऑफ गैमा would require 3 hours of labor. Workers are paid at ₹30 per hour. FH cost is absorbed at ₹10 per hour. चले निकालें जी प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट और सेल प्राइस पर यूनिट। if margin is 15%, if profit margin is 15%। चलो भाई करो ये सवाल। हाँ जी, इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट आपने निकालनी थी। हाँ जी, डायरेक्ट मटेरियल 25 रुपए पर केजी, ऐसे ही है या पर मीटर, सॉरी 25 रुपए इनटू कितने मीटर लगना है वो नहीं पता, इनटू कितने यूनिट्स बनाने हैं वो भी निकालने हैं, क्योंकि इसमें भी लॉस है इसमें भी लॉस है। लेबर कितनी दी हुई थी? 30 रुपए पर आवर इंटू 3 लेबर आवर पर यूनिट, तो ये 90 आ जाता है इंटू प्रोडक्शन यूनिट्स। और FH 10 रुपए पर आवर इंटू 3 लेबर आवर पर यूनिट। तो आपको सबसे पहले ये यूनिट्स निकालने ताकि आप प्रोडक्शन यूनिट्स तक पहुंच सके। तो उसमें वेस्टेज थी शायद, मेरा ख्याल है कितनी वेस्टेज है, 9000 यूनिट की महीने की डिमांड है और 10% यूनिट जाया हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है जब आप वेस्टेजेस का ट्रीटमेंट करेंगे फिनिश गुड्स की या यूनिट्स की वेस्टेज का ट्रीटमेंट करेंगे, तो हमें गुड यूनिट्स कितने चाहिए? हमें टोटल 9000 हर महीने की डिमांड है वो चाहिए, प्लस जितने जाया हो जाते हैं वो ऐड करें तो टोटल प्रोडक्शन आ जाएगी। टेन % है ये टोटल प्रोडक्शन, इनपुट लिखा हुआ था 100 है, ये 90 है। तो ये आप निकालेंगे तो मेरा ख्याल है 10,000 यूनिट्स आ जाएंगे। 9000 डिवाइडेड बाय 90, 10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन हम करेंगे। 10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन आप करेंगे, जिसने 9000 से मल्टीप्लाई किया वो गलत है, ठीक है। अब मटेरियल की वेस्टेज एडजस्ट करनी है, ये पहले प्रोडक्ट की किया मैंने, जहां जहां प्रोडक्शन यूनिट्स आ रहे थे वो सारी जगह पे इम्पैक्ट आया। अब वो रॉ मटेरियल की वेस्टेज उसके अंदर है, कितने स्क्वायर में कितने मीटर लगता है एक यूनिट पर, तो जाया भी तो होता है। तो वो फिर आप इस तरह लिखेंगे, हाँ जी, कंप्लीट यूनिट पे कितना लगता है, हाँ जी, मटेरियल रिक्वायर्ड ऑन ईच कंप्लीट यूनिट। एक मुकम्मल यूनिट पे कितना मटेरियल है, 2 मीटर, और जाया कितना होता है 20% ऑफ इनपुट टोटल मटेरियल परचेज एंड यूज्ड। तो 10% जाया होता है, 20% जाया होता है। अच्छा, तो ये 80% है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 मीटर 2.5 मीटर लगता है पर
यूनिट विद वेस्टेज। लेंगे क्या आता है, मटेरियल की टोटल कॉस्ट क्या आती है 1,625,000 आगे 90,000। नेक्स्ट 1,825,000 ऊपर वाला 3 लाख है। ये 9 लाख है, ये 3 लाख है, ऊपर क्या है 6,50,25 ही है, ये सही है। अब 0,000। उसके बाद मैंने सेल प्राइस भी पूछी है, सेल प्राइस पर यूनिट। तो ये जो टोटल कॉस्ट आपने ऊपर निकाली है इसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दें, 18,25,000 और मार्जिन कितना है 15% मार्जिन है। तो मार्जिन का मतलब है सेल 100% होती है। तो कॉस्ट उसमें 85 होती है, तो सेल निकालें 2,147,059। ये मार्जिन के केस में क्योंकि हमारे पास कॉस्ट मौजूद है लेकिन दी बेस उसने सेल पे किया तो कोई नहीं, ये जो आई है इसको आप सेल प्राइस पर यूनिट पे कन्वर्ट कर ले। ये टोटल सेल आई है 2,147,059। इसको मैं 10,000 यूनिट पे डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बिकने 10,000 नहीं है, 9,000 यूनिट सेलेबल होंगे क्योंकि हर महीने 9 बिकेंगे, तो 9 पे डिवाइड करें। जो यूनिट जाया हुए हैं उनकी भी कॉस्ट इसमें शामिल है जी। 230.51। चलो पर यूनिट को राउंड नहीं करते होते फिगर्स, पर यूनिट का भी राउंड नहीं करते, ये असूल याद रखिएगा। टोटल को हमेशा राउंड करते हैं, पर आवर पर यूनिट पर लीटर अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो राउंड नहीं करते। कम से कम 2 डेसिमल लिखें, ज्यादा से ज्यादा 4। तो कभी भी पर यूनिट चीज को राउंड नहीं करना। 238.56 लिखें। चलें आगे चलें। अगर लेबर के टाइम की वेस्टेज हो जाए, लेबर का टाइम भी कुछ जाया हो जाए, क्या हो जाए सुन ले। अगर यहाँ पे लेबर का कोई टाइम जाया होता, मसलन 3 घंटे थे लेकिन अगर आधा घंटा जाया हुआ होता तो हमने लेबर को जो वेजेस देनी थी वो 3 घंटों की नहीं देनी थी, 3.5 घंटे की वेजेस देनी थी, क्यों वर्कर के फॉल्ट की वजह से नहीं जाया हुआ होता। जब आपने 30 रुपीज को मल्टीप्लाई करना था ना, अगर ये 3 की जगह वेस्टेज होती तो ये आया होता 3.5 आवर्स। अगर वेस्टेज होती तो वेस्टेज करके आपका 3.5 आवर आ जाता, तो आपने 30 रुपीज इंटू क्या करना था। लेकिन जो ओवरहेड्स होते हैं वो प्रोडक्टिव टाइम के होते हैं। ओवरहेड कितने टाइम के होते हैं प्रोडक्टिव के, ये एफओएच के चैप्टर में बताया था। तो वो 10 रुपए हमेशा इसे मल्टीप्लाई होगा, ये कभी भी इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। नॉन प्रोडक्टिव टाइम में प्रोडक्ट नहीं बन रही, जब प्रोडक्ट नहीं बनती तो एफओएच एब्जॉर्ब ही नहीं होते। एब्जॉर्ब ही तब होते हैं जब प्रोडक्ट बनती है। एब्जॉर्ब हमेशा प्रोडक्टिव टाइम के होते हैं। जब मैंने आपको एफओएच का चैप्टर पढ़ाया था ना, तो उसमें एक पहला सवाल किया था, हमने ऊपर रखा था बजटेड ओवरहेड कॉस्ट ऑफ 5 मशीन्स। 4 थी पहले, एक नई लेके आ रहे हैं, पहले 5 थी एक नई। डिवाइडेड पे मैंने कहा था बजटेड प्रोडक्टिव मशीन आवर। प्रोडक्टिव मशीन आवर, प्रोडक्टिव लेबर आवर लेने हैं ओवरहेड्स के लिए, ये मैंने बताया था। क्या ये बात समझ आ रही है आपको कि एफओएच एब्जॉर्ब किससे करेंगे। 10 रुपए पर मशीन पर लेबर आवर है तो इंटू 3 से करेंगे या 3.5 से। तो हमेशा ये जो ओवरहेड है ये प्रोडक्टिव वाले टाइम पर वेस्ट करेंगे। तो वर्कर को पैसे तो 3.5 घंटे के दे रहे हैं,
वर्कर को पैसे कितने घंटे के दे रहे हैं? तो ओवरहेड 3.5 घंटे के नहीं आ सकते, ओवरहेड हमेशा किस टाइम के आएंगे? प्रोडक्टिव टाइम के। तो लेबर में वेस्टेज अगर आ जाए, तीसरी वेस्टेज है लेबर की वेस्टेज। अगर लेबर के टाइम की वेस्टेज आ जाए तो बस फॉर्मेट चेंज होगा, बाकी कैलकुलेशन का मैकेनिज्म सेम वही है। हाँ जी, लेबर आवर रिक्वायर्ड ऑन ईच कंप्लीट यूनिट, एक कंप्लीट यूनिट पे जो टाइम है वो आउटपुट कहलाता है। आउटपुट टाइम प्लस आइडल टाइम या जाया हुआ हुआ टाइम इज इक्वल टू टोटल लेबर आवर्स पेड। टोटल लेबर आवर्स पेड, पेड का मतलब है जितने घंटे की वेजेस पे करेंगे। जी। ओहो, 1.9 आवर्स। और जो आइडल टाइम है वो 5% है ऑफ इनपुट। ये आवर्स पेड को इनपुट कहते हैं। तो ये 95% होगा। जी बताएं कितना आता है? 2 आता है। 2 लेबर आवर्स पर यूनिट, ये लेके चलेंगे जनाब आप। जब आप लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, लेबर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो इनटू करेंगे 2 घंटे। लेकिन अगर आप वेरिएबल ओवरहेड जब कैलकुलेट करेंगे या ओवरहेड्स कैलकुलेट करेंगे लेबर आवर की बेस पे, 1.89 आ रहा है। कैसे? किधर लिखा है 1.8? मैंने तो 1.9 लिखा है। हम्म, जागते रहें बेटा। 2 ही नहीं आता। 2 आ गया। चलो, चाइना कैलकुलेटर। चाइना कैलकुलेटर। अच्छा, और मैं क्या बताने लगा था कि एफ एच कॉस्ट कितनी लेंगे? अगर मिसाल के तौर पर ये 10 रुपए पर लेबर आवर हो तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से या 1.9 से? ओवरहेड हमेशा प्रोडक्टिव टाइम के होंगे। ओवरहेड हमेशा इस टाइम के होंगे। वेजेस आपको पूरे टाइम की देनी पड़ेगी। वेजेस वर्कर को देते हैं, ओवरहेड वर्कर के मुंह में नहीं डालने। ओवरहेड तो फैक्ट्री के खर्चे हैं, तो फैक्ट्री चलेगी तो खर्चे होंगे। तो लेबर कॉस्ट हमेशा ये टोटल टाइम की होगी। लेबर कॉस्ट हमेशा किस टाइम की होगी? और एफओ जो एब्जॉर्ब होंगे वो हमेशा किस टाइम के होंगे? हाँ जी, अब नोट्स पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 1 करें नोट्स में से। चले, नोट्स का क्वेश्चन नंबर 1 करें, टारगेट कॉस्टिंग का। नोट्स का क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 1, जी करें सॉल्व इसको। खुद आपने करना है, मैंने नहीं करवाना। मैंने 2 3 करवाना है। जी
पूरा पढ़ ले एक दफा, फिर शुरू किया करें। आप पढ़ते पूरा है नहीं, डायरेक्ट था अटैक। एक दफा पूरा पढ़ लेते होते हैं बेटा सारा सवाल। जी जनाब, कर लिया। क्या कहते हैं इसमें? एक्सपेक्टेड कॉस्ट पहले पूछिए, हम टारगेट कॉस्ट पहले निकालेंगे। मेरा ख्याल है सेल प्राइस 70 है और प्रॉफिट मार्जिन कितना है? कम से कम 30%, तो हम 30 काउंट करेंगे सेल प्राइस का। तो टारगेट कॉस्ट अगर निकाली जाए पर यूनिट, तो मेरा ख्याल है वो 49 आती है शायद। क्या कहते हैं? टारगेट कॉस्ट 49 आएगी पर यूनिट। सेल प्राइस माइनस रिक्वायर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, 70 माइनस 30% इसका ले लें, 21, तो 49 की टारगेट कॉस्ट आएगी। बाकी ये सारा डाटा जो नीचे दिया हुआ है वो प्रोडक्ट अल्फा की करंट कॉस्ट के लिए दिया हुआ है। करंट एक्सपेक्टेड कॉस्ट जी। तो सबसे पहले मटेरियल ए है, 9 रुपए लगेगा पर यूनिट। मटेरियल बी है जी। मटेरियल बी में वो कहता है एक कंप्लीट यूनिट पे 3 मीटर लगना है। एक कंप्लीट यूनिट पे कितना लगना है? और प्रोडक्शन के दरमियान 10% ऑफ मटेरियल परचेज, परचेज इनपुट को कहते हैं।
10% जो परचेज का है, ये देखें ऊपर लिखा हुआ था परचेज, यहाँ पे मैंने लिखा था टोटल मटेरियल परचेज एंड यूज्ड, तो 10% इनपुट का कहा है उसमें। तो इस सवाल में अब क्या होगा, जो मटेरियल प्रोडक्ट पे लगता है कंप्लीट यूनिट पे लगता है, कंप्लीट यूनिट पे जो लगता है वो 3 मीटर है, और जो जाया होता है मिला लें तो टोटल मटेरियल परचेज एंड यूज। अब लॉस उसने 10% का है, टोटल ये 100 है, तो ये 90% होगा मेरा ख्याल। तो 3 मीटर, यहाँ पर आप ऐसे कर लेंगे 3 मीटर डिवाइडेड बाय 90 इंटू, और 1 मीटर की जो प्राइस है 1.80 पर मीटर है जी। क्या आता है ये 6 आता है मेरे मुताबिक, तो 6 आना है, 6 आता है एग्जैक्ट। वो मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर पे अगर ऐसे करूंगा ना 3 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 इंटू डायरेक्ट, तो यही आएगा 6 आएगा एग्जैक्ट, तभी मैंने इस शक्ल में लिखा है यहाँ पे 3। अगर आप वो पॉइंट्स में लिख लेंगे फिर थोड़ा फर्क आएगा, ठीक है, अदरवाइज कैलकुलेटर पे ये 6 ही आता है जी। बेटा क्या आता है 99, वो ठीक है, गलत नहीं है, मैंने तो वो डायरेक्ट कर लिया ना मेरे मुताबिक। ये देखें 1.8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 5.4 आता है, तो मुझे पढ़े आते हैं टेबल्स बचपन में, 6 आएगा। अगर डायरेक्ट अगर आप ऐसे करें, अगर आपने ऊपर लिख दिया ना 3.33 या 3 पॉइंट समथिंग, फिर नहीं आएगा, फिर वो 5.9 समथिंग होता है। लेबर कॉस्ट क्या कहता है जी, लेबर कॉस्ट वो कहते हैं जी एक मुकम्मल यूनिट पे 0.5 आवर लगेंगे, तो कंप्लीट यूनिट पे कितना टाइम लगेगा, कंप्लीट यूनिट पे 0.5 आवर लगेंगे। और कहता है अनअवॉइडेबल आइडल टाइम है जो 5% है टोटल टाइम पेड का, तो टोटल टाइम पेड का, टोटल टाइम पेड ये होता है नीचे वाला इनपुट, इसका 5% जाया होता है, तो ऊपर मेरा ख्याल है 95% है, और ठीक है ऐसे ही है, पता नहीं गलत ना किया मैं। टोटल टाइम पीरियड ये नीचे वाले को कहते हैं 100% इनपुट को, तो मेरा ख्याल है 0.5 आवर्स डिवाइडेड बाय 95, पेपर में ये प्रेजेंटेशन बस चाहिए हमें, डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100, और कितना रेट है पर आवर 19 पर आवर, 10 रुपीज पर यूनिट। जब एफओएच की बारी आएगी, एफओएच की कॉस्ट कितनी कहा हुआ उसने 60 रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आवर, 60 रुपीज, तो जब आपने 60 रुपीज पर आवर करना है तो वो मल्टीप्लाई किससे होगा, प्रोडक्टिव टाइम से, 0.5 लेबर आवर से, 0.5 से, वेस्टेज उसमें काउंट नहीं करनी, प्रोडक्टिव टाइम मेरा ख्याल है 30 आ जाएगा। चलो जमा करो, करंट कॉस्ट 55 है और गैप मेरा ख्याल है 6 रुपीज का है। चले अगला सवाल अब ये करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और इसी की डिटो कॉपी क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 जी, ऊपर पढ़ते जाते हैं। अब ये सवाल बड़ा लंबा चौड़ा है, ये एसीसी का सवाल है, आई कैप ने कॉपी पेस्ट किया हुआ था, तो अब आपको इंग्लिश इसमें जरूरत से ज्यादा ही नजर आएगी, ठीक है, क्योंकि एसीसी वाले हर चीज को पहले प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं, स्टोरी बिल्ड करते हैं, फिर सवाल देते हैं। आई कैप की तो ऊपर वाली स्टोरी सिर्फ 2 लाइनों की होती है कि ये इदारा है, ये प्रोडक्ट बनाता है, तो सवाल शुरू। वो एसीसी वाले पहले सारी स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। तो इस सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या मांगता है, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट। सब बच्चे अपने सामने सवाल रखें, मैं नहीं करूंगा, मैं आप बोलूंगा, आपने खुद करना है। एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है किस पुर्जे की, कंपोनेंट कहते हैं पुर्जे को, कौन सा कंपोनेंट है, एंड कैलकुलेट एनी कॉस्ट गैप,
आपने कॉस्ट गैप भी निकालना है। तो मैं तो अपने 3 स्टेप्स ही करूंगा इसमें। पहला स्टेप क्या होता है, टारगेट कॉस्ट, दूसरा करंट कॉस्ट और तीसरा कॉस्ट गैप। तो ऊपर स्टोरी क्या दी हुई है, पोलर कंपनी असेंबल्स, असेंबल्स कहते हैं पुर्जों को जोड़ के प्रोडक्ट बनाना। कंपनी असेंबल्स एंड सेल्स a range of components for motor vehicles and it is considering a proposal to add a new component to its product range। ये कई पुर्जे जोड़ के मोटर व्हीकल गाड़ियां बनाते हैं और ये एक नया पुर्जा अपने कंपोनेंट प्रोडक्ट रेंज में ऐड करना चाह रहे हैं। दिस इज अ कंपोनेंट फॉर इलेक्ट्रिक मोटर कार्स which have been given the code number NP19। यानी ये जो नया कंपोनेंट लाना चाह रहे हैं उसका क्या नाम है। The company sees an opportunity to gain market share in market that is expected to grow considerably over time, but already competition from the rival producer is। वो कहता है आपको अपॉर्चुनिटी तो मिल जाएगी लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ये इस लाइन को शो करता है कि आप प्राइस बढ़ा के अपना प्रॉफिट नहीं बढ़ा पाएंगे, सेल प्राइस को बढ़ा नहीं सकेंगे आप, क्योंकि कंपटीशन पहले क्या है, ज्यादा। ये स्टोरी इसीलिए दी हुई है, तभी हमें कॉस्ट कम करके अपनी प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। Component NP19 would be produced by assembling a number of parts bought in from external supplier। वो कहता है कई पुर्जे खरीद के हम उसको बनाएंगे and would then be sold to manufacturers of electric cars, और वो मैन्युफैक्चरर को बेच दिया जाएगा। पोलर कंपनी अपनी करंट वर्कफोर्स को यूज करेगी, मतलब करंट वर्कर को। प्रोडक्शन ओवरहेड जो एब्जॉर्ब किए जाते हैं वो किस बेस पे एब्जॉर्ब किए जाते हैं, असेंबली आवर, मतलब लेबर आवर की बेस पे ओवरहेड एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक है। कंपनी कहता है क्या यूज करना चाह रही है, टारगेट कॉस्टिंग यूज करना चाह रही है और ये डाटा आपको NP19 का दिया हुआ है। तो बुलेट नंबर 1 2 3 इसमें तीनों पुर्जे आ गए, ये लेबर आ गई, ये ओवरहेड आ गए। तो छठा पैराग्राफ पहले पढ़ेंगे। छठा पैराग्राफ क्या कहता है, पोलर कंपनी एस्टिमेट दैट इट्स need to sell component NP19 at a price of no more than 56 rupees per unit to be competitive। अगर इन्होंने मार्केट में कंपेटिटर से कंपेटिटर से लड़ना है, उनको बीट करना है, तो इन्हें अपनी प्रोडक्ट की सेल प्राइस क्या रखनी पड़ेगी, 56 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये टारगेट सेलिंग प्राइस आ गई है। प्रॉफिट कितना कमाना चाह रहे हैं ये, हाँ जी, कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं। एंड इट इज कंसिडर्ड दैट है एन एक्सेप्टेबल ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कंपोनेंट सोल्ड इज 20। जब भी ग्रॉस प्रॉफिट दिया और आगे मेंशन ना किया हो तो ये ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ सेल होता है, मार्जिन का रेट होता है। ये कौन सा रेट होता है, निकाले जी, टारगेट कॉस्ट पर यूनिट निकाले। मैं पढ़ता जाऊंगा, ट्रीटमेंट करवाता जाऊंगा। चलो भाई निकाले जी। स्टेप नंबर 1, न्यू पेज से शुरू कीजिएगा क्वेश्चन। स्टेप नंबर 1 क्या है, टारगेट कॉस्ट पर यूनिट। मैं नहीं लिख रहा, मैं बता रहा हूँ सिर्फ। आपने सवाल का डेटा सामने रखना है और खुद लिखना है। टारगेट कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिया, ये हेडिंग दें, टारगेट कॉस्ट पर यूनिट की हेडिंग दें, लिखें जी। अब उसमें एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस रिक्वायर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, रिक्वायर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। कितने परसेंट है ग्रॉस प्रॉफिट, 25%। तो मेरा ख्याल है इसका 14 रुपए शायद निकला है। 56 माइनस 14, 56 का 25% करो, 14 आता है, 14 प्रॉफिट आ रहा है। तो 56 माइनस 14, टारगेट कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी, 42 रुपीज पर यूनिट। अब आगे स्टेप 2 हेडिंग दें, करंट एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट, करंट एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट। हम एज्यूम कर रहे हैं हमने सवाल एक दफा पढ़ लिया है, तो हमारे डिजाइन में डाटा कुछ नहीं है। करंट एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट। अब उसमें मटेरियल के नाम लिखें, बस आप लिखें पार्ट नंबर 1922, एक एक लाइन छोड़ दीजिएगा या दो दो। पार्ट नंबर 122 1922 और एक लाइन छोड़ दें
उसके बाद अगला पार्ट लिखे 1940, पार्ट 1940, एक लाइन छोड़ के, रकमें नहीं लिखनी, बस आपने नाम लिखने हैं अभी। पार्ट नंबर 1940, अदर पार्ट्स लिखे, फॉर्मेट बनाए, फॉर्मेट विदाउट फिगर्स। पार्ट नंबर 1922 नजर आ रहा है, बोल्ड किया हुआ है, पार्ट नंबर 1940 अदर पार्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट लिखे असेंबली लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट आएगी, असेंबली लेबर कॉस्ट, असेंबली की। और आखिरी लिखेंगे ओवरहेड्स कॉस्ट, एक दो लाइनें छोड़ के नीचे क्या लिखेंगे, ओवरहेड्स कॉस्ट। अब हम एक एक पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे और ट्रीटमेंट करते जाएंगे। तो आ जाए जी, सबसे पहले पार्ट नंबर 1922 के बारे में वो क्या कहता है। कहता है ईच यूनिट ऑफ कंपोनेंट 19 NP19 रिक्वायर 1 यूनिट ऑफ 1922। आपका प्रोडक्ट का जो 1 यूनिट है उस पर ये मटेरियल भी कितना लगना है, 1 यूनिट। दीज बॉट इन का मतलब होता है इनकी खरीदारी की जाती है। These bought in parts are purchased in batches of का मतलब होता है एक बैच में इतने यूनिट ये खरीद के लाते हैं। बॉट इन का मतलब बनाते नहीं है, ये 5-5 हजार करके ना ये पुर्जा खरीदते हैं। कितना कितना करके, यानी एक दफा में ये 5000 यूनिट्स मंगवाते हैं। परचेज कॉस्ट एक पुर्जे की 5.30 है, प्लस उसको लाने का डिलीवरी का खर्चा कितना है। तो हमारी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का उसूल है, किसी भी चीज को परचेज करने से रिलेटेड जितने खर्चे होते हैं वो कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। तो लिखें जी, अब आप पार्ट नंबर 1922 के नीचे लिखें, क्या लिखेंगे आप, पार्ट नंबर 1922 के नीचे इस तरह लिखेंगे, उसकी एक पुर्जे की कॉस्ट, परचेज कॉस्ट है कितनी है जी, परचेज कॉस्ट एक पुर्जे की 5.30, प्लस उसके ऊपर जो डिलीवरी का खर्चा लगना है, डिलीवरी का खर्चा है 2750 पर बैच, और एक बैच में कितने यूनिट आने, तो डिवाइड करो। तो ये आ जाएगा 5.85, शायद 5.85, चेक करें, इतना ही आता है। चलो इसका ट्रीटमेंट खुद करें जनाब, पार्ट 1940 का। चलो अदर पार्ट को कॉपी कर लीजिएगा, ये तो कॉपी पेस्ट करना है। अदर पार्ट की कॉस्ट कितनी है, 7.2, ये तो मसला ही कोई नहीं है। तो पार्ट नंबर 1940 का ट्रीटमेंट आप खुद करेंगे। मैं अभी किसी से पूछता हूँ, अदर पार्ट्स का ट्रीटमेंट सिंपल है, वो दिया हुआ है 7.20। 1940 वाले का ट्रीटमेंट करें, चलो शाबाश। सेंटीमीटर और मीटर का भी फटा है इसमें, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर मीटर वाला काम भी मुश्किल लगता है कई बच्चों को। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटी मीन्स सेंटी, सेंट 100 को कहते हैं। जी अदर पार्ट्स का ट्रीटमेंट नहीं करना आपने, ये 1940 वाले का करना है। वेस्टेज आई है इसमें 5% ऑफ परचेज पार्ट। जी जनाब, कर लिए। कैसे किया बताएं भाईजान। अच्छा 0.2 मीटर वो कहते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है। जो रिक्वायर्ड है 1 यूनिट पे वो 0.20 मीटर है, ठीक है आगे। वेस्टेज का इम्पैक्ट, वेस्टेज का इम्पैक्ट लिया है, कितने % वेस्टेज है,
तो मेरा ख्याल है ये 100/95 होगा जब आप उसको सॉल्व करेंगे। 100/95 मेरा ख्याल है 5% है ना, 100/95 होगा और इंटू 1 मीटर की कॉस्ट है 2.40 शायद। ये 1 मीटर की कॉस्ट आ जाएगी, ये 1 मीटर की 1 यूनिट की क्वांटिटी आ जाएगी। चलो भाई, $0.51 कर लें बस, 0.51 चेक करें। ये 100/95 कहां से आया? 100/95 पता है कहां से आया? देखें, एक कंप्लीट यूनिट पे कितना लगता है मटेरियल? एक कंप्लीट यूनिट पे 0.2 मीटर लगता है मटेरियल। 20 सेंटीमीटर को 100 पे डिवाइड किया, जाया कितना होता है परचेज का? परचेज 100 होता है, ये 95% है। तो ये किया 0.2 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100। ठीक है, ये लिखना जरूरी नहीं है, ये मैं इधर ही लिखा करूंगा, सोल्यूशन ये है बस। चलें भाई, लेबर का ट्रीटमेंट खुद करें, शाबाश। असेंबली लेबर की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट असेंबली की लेबर कॉस्ट, और इसके बाद ओवरहेड्स कॉस्ट आनी है एब्जॉर्प्शन रेट की मदद से। तो लेबर का पैराग्राफ क्या कहता है जी? 1 यूनिट पे 25 मिनट लगने हैं और 1 मिनट में 60 ओ नहीं नहीं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 यूनिट पे 25 मिनट लगने हैं और लेबर का वेजेस रेट है 24 रुपए पर आवर। तो आपको ये टाइम आवर में चाहिए, मिनट में नहीं चाहिए। तो इसके आवर निकाले जरा, क्या आते हैं? मेरा ख्याल है 0.25 मिनट डिवाइड बाई 60 करना, 40 होगा मेरा ख्याल है। कैसे आया ये? 0.42 आता है। अच्छा हाँ, चलो दफा मारो, 25/60 ही लिखूंगा। कहते हैं जी कितने परसेंट टाइम जाया होता है? जितने टाइम पेड टाइम है, पेड टाइम टोटल टाइम यानी इनपुट का 10%। इनपुट का कितने परसेंट? 10%। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ जी, सबसे पहले लेबर का वेजेस रेट कितना है? 24 रुपए पर आवर। अब इनटू मैंने लेबर आवर करना है, तो लेबर आवर तो मेरे पास नहीं है। 25 मिनट डिवाइडेड बाय 60 इंटू वेस्टेज का इम्पैक्ट 100/90 शायद, अगर 10% टाइम आया होता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको याद हो जाएगा कि वेस्टेज का इम्पैक्ट करने के लिए मैं 100/90 करूंगा। ठीक है, अब ये देख लें क्या आता है। एग्जैक्ट 11 आएगा अगर आप ये डाटा ले रहा। चेक करो पाइन, इसको कॉल कैलकुलेटर पे सॉल्व करो क्या आता है। 11.11 चेक कर लेना। ये वेजेस रेट है और ये मैंने लेबर आवर निकाले हैं। 25 मिनट को 60 पे तकसीम क्यों किया? ताकि घंटे निकल आए। और ये 100/90 किस चीज का है? ये वेस्टेज, टाइम की वेस्टेज है, ये मटेरियल की वेस्टेज है। देखें 100/90। ठीक है, चलो ओवरहेड्स करो जवानों। बुलेट नंबर 5, ये मैंने बिल्कुल नहीं बताना, करे खुद से, कराया हुआ सारा बताया हुआ। चलो शाबाश, पानी का तो क्या है। बुलेट नंबर 5 करें, शाबाश। फिर हम क्लास वाइंड अप कर रहे हैं बस आज। बुलेट नंबर 5,
इधर हाई लो लगना है, अगर किसी को समझ आया हो। कैसे पहचान कैसे होती है हाई लो की? जब भी दो वैल्यू, दो वॉल्यूम पे ओवरहेड्स दिए हुए, दो वॉल्यूम पे ओवरहेड्स दिए हो तो हाई लो लगता है। ये पहचान जिसको नहीं, उसको चैप्टर 1 बेसिक्स नहीं आती। इसमें हाई लो लगेगा, फिक्स अलहदा होगा, वेरिएबल अलहदा होगा, फिर एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे, क्योंकि उसने ऊपर कहा था ओवरहेड लेबर आवर की बेस पे एब्जॉर्ब होता है। तो आपको एब्जॉर्प्शन रेट तक पहुंचना है जो पर लेबर आवर हो। चलो शाबाश, इसमें हाई लो लगा के पहले फिक्स और वेरिएबल अलहदा करो। जी, जब भी दो वॉल्यूम और उसके सामने ओवरहेड कॉस्ट आ जाए तो समझ लें हाई लो लगेगा। माजी की दो वॉल्यूम, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा वॉल्यूम के साथ अगर ओवरहेड्स कॉस्ट आ जाए तो हाई लो से इसमें से फिक्स और वेरिएबल सेपरेट करेंगे। फिक्स और वेरिएबल को क्या करेंगे? किया किसी ने? हम्म, 9 आया, 9 रुपीज पर आवर, 9 रुपीज। हाँ, तो वेरिएबल ओवरहेड्स को अलहदा किया हमने। वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट पर यूनिट नहीं आएगा क्योंकि इसमें लेबर आवर बेस है। तो टोटल कॉस्ट एट हाई वॉल्यूम, टोटल कॉस्ट एट हाई वॉल्यूम कितनी है जनाब? 9,48,000। और नीचे घंटे हैं 22,000। टोटल कॉस्ट एट लो वॉल्यूम 9, 12 और 18,000 घंटे। ये मैं वर्किंग कर रहा हूँ, तो ये 36,000 आता है ये। तो वेरिएबल ओवरहेड आ जाते हैं 9 रुपए पर लेबर आवर। ये वेरिएबल ओवरहेड का रेट है, 9 रुपए पर आवर जो आ गया आपके पास। तो इधर मैं वेरिएबल ओवरहेड लिख सकता हूँ। वेरिएबल ओवरहेड को मैं एब्जॉर्ब कर सकता हूँ जी। 9 रुपए जो पर आवर का रेट है। अब आपको NP19 के लेबर आवर से ज़रब देना है। ये रेट पर आवर, 19 कह रहा हूँ, सॉरी। 9 रुपए जो पर आवर का रेट है, इसको हमने किस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहे हैं? ये सारी कॉस्ट हम निकाल रहे हैं NP19 की। NP19 के लेबर आवर से ज़रब दे दें। NP19 के लेबर आवर वेस्टेज के अलावा 25 मिनट थे। NP19 के क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि जिस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहे हैं उसके एब्जॉर्ब निकाल रहे हैं। 9 रुपए पर आवर ये रेट है, इनटू 25, 3 पॉइंट। ये एफओएच एब्जॉर्ब आ गए किसके? फॉर रेट आपने लिया मल्टीप्लाइड बाय जिस प्रोडक्ट के एफओएच निकाले उस प्रोडक्ट के लेबर आवर से ज़रब दे दिया, 25 डिवाइडेड बाय 60। और पता चला क्या किया मैंने? रेट पर आवर है तो इनटू लेबर आवर करने हैं। इसी तरह फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर निकालें, इसी तरह फिक्स्ड ओवरहेड का रेट पर आवर निकालें। तो हाई लो से हमारे पास पहले पर आवर नहीं आएंगे, पहले टोटल फिक्स्ड ओवरहेड आएंगे। जी, कैसे आएंगे टोटल फिक्स्ड ओवरहेड? मेरा ख्याल है वो आएंगे, कैसे आएंगे? वाई 9,48 है, ए निकालना है 20, 9 रुपए। तो ए आ जाएगा जिसको हम कहेंगे फिक्स्ड ओवरहेड। पर मंथ आएंगे क्योंकि मंथली डाटा था, ये मंथली डाटा लेके हमने निकाला है, तो ये पर मंथ है। फिक्स्ड ओवरहेड आएंगे 7,00,000। मुझे फिक्स्ड ओवरहेड का रेट चाहिए पर लेबर आवर। हाँ जी, फिक्स्ड ओवरहेड का रेट पर लेबर आवर निकालना हो तो बजटेड टोटल फिक्स्ड ओवरहेड हम एज्यूम करेंगे पिछले सालों का जो एक्चुअल है या महीनों का एक्चुअल है वो अगले का बजटेड होगा, डिवाइडेड बाय नॉर्मल दी हुई है नॉर्मल कैपेसिटी। वो कितनी दी हुई है नॉर्मल कैपेसिटी? यहाँ पे
ये 2.5 लाख, 2.5 लाख पर मंथ नहीं है, 2.5 लाख पर ईयर है, ये दिखा हुआ ईयर। मसला ये है कि ये नीचे वाली कैपेसिटी 2.5 लाख पूरे साल की है, और ऊपर जो ये आपके पास 7.5 लाख की फिक्स कॉस्ट है, ये पर ईयर नहीं है, ये पर मंथ है। मुझे कैसे पता चला ये पर मंथ है? क्योंकि मैंने मंथली डेटे से निकाला है। ये देखें, हाई लो किस पे निकाल लगाया, मंथली डेटे पे, साल के डेटे पे। अगर आपने मंथली डेटे पे हाई लो लगाया तो आपके ये पर मंथ आए हैं फिक्स्ड। इसको इनटू क्या करेंगे पूरे साल के, मेरा ख्याल है ये 9 मिलियन आता है। और चेक करो, ये 9 मिलियन आता है? नहीं, 750 इंटू 12, 9 मिलियन नहीं आता है। नौ मिलियन नहीं आता ये, डिवाइडेड बाय करो क्या आता है, पर लेबर आवर। कल जो सवाल कराऊंगा उसमें भी यही है, ये सेम पॉइंट पास पेपर में आया था, और 2 दफा आया ये पॉइंट सेम, 2 दफा, कि हाई लो की मदद से रेट अपने एक्सट्रैक्ट करो, एब्जॉर्प्शन रेट। ये 2 दफा पॉइंट आया इस तरह। तो 36 रुपए के पर आवर फिक्स्ड ओवरहेड है जनाब। बताएं मुझे क्या करेंगे अब, NP19 के फिक्स्ड ओवरहेड कैसे निकालेंगे? ये 36 रुपए पर आवर है, इनटू लेबर आवर, प्रोडक्टिव लेबर आवर 25 मिनट, जी क्या आता है 15। चलो ये करंट कॉस्ट टोटल कर लो, 43 पॉइंट, चेक कर लेना यार, गलत ना बता देना। ये करंट कॉस्ट है। टारगेट कॉस्ट आपने मुझे कितनी बताई थी? 42 शायद टारगेट कॉस्ट आपने निकाली हुई थी, 42 रुपीज है। तो बाकी फिर गैप कितना आता है? कॉस्ट गैप पर यूनिट जी 43.41 माइनस 42, तो 1 पॉइंट, ये आंसर है जनाब कॉस्ट गैप का। तो ये सवाल में जल्दी है, तुम जाओ फिर पढ़ के जाने थे, बह जाओ फिर, हौसला करो। बस्ता चूक ले, मैं तो अगले सवाल कराना हूँ मुझे, टाइम नहीं का क्या मतलब है? टाइम तो किसी के पास भी नहीं है, हैं? आपकी क्लास का टाइम 9 बजे तक जा सकता है, ये बात जेहन में रखें, ठीक है? तो हो पाए, नहीं तो घर बह के पढ़ो। अच्छा टोटल ये आ गया, ये आपके हमारा जवाब आ गया। अब आपने घर से क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पॉइंट करके आने हैं जो आपको समझ आ जाए, जो ना समझ आए वो छोड़ाइएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 कल मैं करवाऊंगा वो, लेकिन उसके पॉइंट्स जो आप डील कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से पॉइंट आप डील कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 आप डील कर लेंगे, पॉइंट नंबर 2 में मार पड़ेगी, आपको समझ नहीं आए शायद। पॉइंट नंबर 1 सब बच्चे कर लेते हैं, सारे मटेरियल की वेस्टेज इसमें भी है। पॉइंट नंबर 1 पढ़ना सारा ही है, लेकिन ट्रीटमेंट आप 1 का करें, 3 का करें, 4 का करें, 1 3 4 2 पढ़ लें बस और पढ़ के छोड़ दें। तो 1 3 4 का ट्रीटमेंट आपने करके लाना है, ये सवाल आपने करना है गैप तक, 1 3 और 4। ये 2016 का पास पेपर का सवाल है, 2016 का आई कैप के पास पेपर का सवाल है। इसके बाद भी ये आया है, 2018 में भी आया टारगेट कॉस्टिंग, लेकिन वो किसी और चैप्टर के साथ मिक्स होकर आया। लास्ट अटेम्प्ट में भी आया टारगेट कॉस्टिंग, तो लास्ट टाइम का टारगेट कॉस्टिंग का सवाल भी देख लेंगे कल, ठीक है? चलो ओके, अल्लाह हाफिज।